प्रेमचंद की एक मार्मिक और महत्वपूर्ण कहानी तेतर का पाठ किया। एक भारतीय पितृ सत्तात्मक समाज में जो एक अंधविश्वास है और उस अंधविश्वास की जो शिकार होती है वो स्त्री होती है, जिस तरह से होती है वो इस कहानी की मुख्यतः विषय वस्तु है। और यही है प्रेमचंद, ऐसे ही है प्रेमचंद कि प्रेमचंद की निगाह वहां जाती है जहां दूसरे लोग उसे एक स्वाभाविक गति मानकर स्वीकार कर लेते हैं और उनकी निगाह नहीं जाती। मित्रों, हर समाज में, हर देश में ऐसा होता है कि उस समाज का, उस समय का, उस देश का एक ऐसा लेखक होता है जिसके लेखन के माध्यम से, जिसके विचारों के माध्यम से हम समय समाज की पहचान कर सकते हैं। रूस में ऐसे ही लेखक मैक्सिम गोर्की थे और चीन में ऐसे ही लेखक लुशुन थे। तो मैक्सिम गोर्की और लुशुन की परंपरा में अगर हिंदी के किसी लेखक को परिगणित किया जाए तो वो प्रेमचंद है। प्रेमचंद और हमारे बीच लगभग 90 वर्ष का अंतराल है। 1936 में वो नहीं रहे। आज 2025 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और प्रेमचंद को याद करते हुए यह भी याद आना चाहिए कि प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन के लेखक थे। स्वाधीनता आंदोलन के लेखक और ऐसे स्वाधीनता आंदोलन के लेखक थे जो स्वाधीनता मिलने के 11 वर्ष पूर्व नहीं रहे थे। प्रेमचंद का यानी कि वो स्वाधीनता आंदोलन के दृष्टा ही नहीं थे, उसे एक लेखक के रूप में देख सुन ही नहीं रहे थे, बल्कि उसके वे हिस्सेदार भी थे। और जो स्वाधीनता की प्रेमचंद की चाहत थी, उसी चाहत का परिणाम था कि उनका जो पहला कहानी संग्रह था सोजे वतन, वो जब्त किया गया था 1907 में। तो जिसका पहला ही कहानी संग्रह, जिसपे ब्रिटिशर्स का होप हुआ था, और उसके बाद जब स्वाधीनता आंदोलन, जब गांधी जी के नेतृत्व में परवान चढ़ा, तो 1921 में प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। और बाद के वर्षों में जब इसी शहर लखनऊ में थे परिवार के साथ, शिवरानी देवी भी थी यहाँ पर। तो शिवरानी देवी तो पूरी कांग्रेस की कार्यकर्ता हो गई थी। लखनऊ के झंडे वाले पार्क में उन्होंने गिरफ्तारी दी और प्रेमचंद भी शाम के 2-3 घंटे जो कांग्रेस का कार्यालय था अमीनाबाद में, वहां जाकर के एक वॉलंटियर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे। और जब शिवरानी देवी जी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब बाहर रहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। यानी कि शिवरानी जी जेल गई, मैं न गया, तो ऐसे थे प्रेमचंद। सवाल यह है कि प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन के लेखक थे, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के उनकी चाहत क्या थी? उनकी चाहत स्वाभाविक रूप से सबकी चाहत थी कि अंग्रेज यहाँ से जाएं और यहाँ पर जो है एक अपनी सत्ता, भारतीयों का राज हो। लेकिन उसके साथ साथ जो एक दूसरी गुलामी भारत में थी, यानी अंग्रेजों की गुलामी के साथ साथ एक जो सामाजिक गुलामी थी, उस सामाजिक गुलामी को भी लक्षित करते हुए कि अंग्रेज तो जाएं, लेकिन ये सामाजिक गुलामी भी समाप्त होनी चाहिए। तो वर्णाश्रम व्यवस्था की गुलामी थी कि जाति व्यवस्था की, यानी कि जो भारत का एक जो सामंती समाज की संरचना थी, वो सामंती समाज जिसमें शोषण का एक बड़ा कारक वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति भी थी। तो प्रेमचंद की निगाहें वहां भी थी
कि अंग्रेज तो जाए लेकिन उसके साथ साथ ये वर्णाश्रम व्यवस्था भी जाए। प्रेमचंद के साथ एक और बात जुड़ी हुई थी कि प्रेमचंद मूलतः उन्होंने उर्दू में लेखन शुरू किया था। उर्दू से हिंदी में आए थे। उर्दू से हिंदी में आने के कारण जो हिंदी की साहित्य के जो उस समय जो एक प्रबुद्धशाली लोग थे, उनकी तरफ से इस बात का विरोध था। ये व्यक्ति जो उर्दू का लेखक था, जो उर्दू से यहाँ पर आया हुआ है, तो जाहिर है उनके प्रति एक जो है एक स्वीकृति का भाव वैसा नहीं था। दूसरी बात, प्रेमचंद साहित्य यानी कि उनका ये था कि हम साहित्य की कसौटी बदलनी है। इसी लखनऊ में 1936 में जो प्रगतिशील लेखक सब उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि साहित्य की कसौटी बदलनी होगी। उस भाषण को देने के 4 महीने बाद ही वो नहीं रहे थे, लेकिन जब वो भाषण दे रहे थे तो अपने साहित्य में उसकी कसौटी बदल चुके थे। ये बदली हुई कसौटी क्या थी? ये बदली हुई कसौटी थी कि समाज का जो मेहनत कश वर्ग, जो हाशिए का समाज, जो कि वास्तव में भारतीय समाज के केंद्र में था लेकिन साहित्य के हाशिए पर था, उसे केंद्रितता बताने की। किसान को, स्त्री को, दलित को, यानी इन सबको जो कि साहित्य के केंद्र में नहीं थे, साहित्य का विषय नहीं था, उन्होंने इसे साहित्य का विषय बनाया। ये करते हुए उन्होंने एक जो स्वीकृत साहित्य का एक स्वीकृत जो मानदंड था, जो स्वरूप था, उसको एक चुनौती दी थी। और उस चुनौती देते हुए जैसा कि इस कहानी जो पढ़ी गई वो, या जो उन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी, उन कहानियों के लिखने के कारण वो चाहे सदगति हो, ठाकुर का कुआं हो, सवासेर गेहूं हो, बाबा जी का भोग हो, या इस तरह की जितनी भी कहानियां लिखी हैं, उन कहानियों पे और कुछ उपन्यासों को लेकर के उनका बहुत विरोध हुआ। और ये कहा गया कि ये तो हिंदू द्रोही हैं, ये ब्राह्मण द्रोही हैं, ये घृणा के प्रचारक हैं। प्रेमचंद जाहिर है कि इससे उसमें लगभग अकेले थे, यानी प्रेमचंद एक रास्ता बना रहे थे। वो हिंदी भाषा का भी रास्ता था, हिंदी साहित्य का भी रास्ता था। वो एक जो मार्ग बना रहे थे, उस मार्ग बनाने में, यानी कि जिसको कि हम आज जो हम प्रेमचंद की परंपरा के नाम से जिसको जानते हैं, तो उसको वो निर्मित कर रहे थे। और प्रेमचंद अगर ये निर्मित कर रहे थे तो उनकी अपनी सोच कहां से एक जिसे कहा प्रकाश पा रही थी, कहां से वो विचार आ रहे थे? वो विचार थे 1917 में एक रूसी क्रांति हो चुकी थी। उस रूसी क्रांति में जिसे कहा जाए कि किसान और मजदूर, ये इनकी एक जो सरकार थी, जो दुनिया के सामने एक नया एक विकल्प लेकर के आई थी। प्रेमचंद ने 1919 के अपने एक लेख में कहा था, नया जमाना पुराना जमाना शीर्षक से वो लेख था, कि रूस में किसानों और मजदूरों का राज आ गया है, और आने वाले दिनों में ये जो है हमारे देश में भी ऐसा होगा। ये चाहत थी। और उसके बाद 1921 में उन्होंने प्रेमाश्रम उपन्यास लिखा। वो प्रेमाश्रम किसान की समस्या पे केंद्रित था। किसानों को लेकर के जो बेदखली थी, या जो किसानों की जो दूसरी समस्याएं थी, उन समस्याओं के मूल में आधारित वो उपन्यास था। और उसी समय, जिस समय प्रेमचंद 1921 में लिख रहे थे, उसी के आसपास अवध के इलाके में किसान आंदोलन हुआ। यानी एक किसान आंदोलन और किसान आंदोलन की एक जिसे कहा जाए कि उपस्थिति एक उपन्यास में, हिंदी का पहला उपन्यास है प्रेमाश्रम, जिस उपन्यास में किसान की केंद्रिता है। और उसी के आसपास उन्होंने बलिदान शरीफ की कहानी लिखी थी। उसमें भी एक किसान यानी कि जो है अपनी जमीन को न बचा पाना, यानी कि जो उस समय के जो कानून कायदे बनाए गए थे
उस कानून कायदे में कि एक किसान की मृत्यु हो जाए तो वो जमीन जो है जब स्थानांतरण होगी बेटे के नाम तो उसे कुछ राशि कुछ चीजें देनी पड़ती थी। उसको न चुका सकने के कारण जो किसान की एक त्रासदी है वो उस बलिदान कहानी में उन्होंने जो है चित्रित किया है। सवाल ये है कि वह किसान यानी किसान भी जो प्रेमचंद के कहानियों और उपन्यासों में आता है वो जो है स्वयं हल की मूछ पकड़ करके खेती करने वाला किसान है, यानी कि शूद्र किसान है जो कि मेहनतकश किसान है। तो वो किसान की कहानी महज वो जो एक धारणा आहा ग्राम जीवन भी क्या है, जो रोमांटिक एटीट्यूड गांव को लेकर के था, उस रोमांटिक एटीट्यूड को, उस रोमांटिक नजरिए को एक प्रेमचंद ने तोड़ा। और जो अंतिम उपन्यास यानी गोदान तो एक जिसे कहा जाए कि पूरा एक उत्तर भारत का एक जो कृषक समाज है उस कृषक समाज का एक क्रिटिक है, एक उसकी आलोचना है और उसके पाठ बहुत तरीके से किए गए हैं। लेकिन जो प्रेमचंद की चाहत थी, प्रेमचंद ने जिस तरह से रचा कि एक वर्णाश्रमी सामंती समाज में एक किसान जो है किस तरह शोषण का शिकार होता है, यानी कि यह एक समानांतर तरीके से कि एक पुरोहित जो है महाजन बन जाता है और एक किसान जो है किसान से मजदूर बन जाता है। तो एक तातादीन के माध्यम से एक जो एक वर्चस्वशाली समाज था उसका चित्रण करते हुए दूसरी तरफ होरी की त्रासदी। तो जो किसान की जो केंद्रीयता प्रदान की वह जो है हिंदी साहित्य में एक नई शुरुआत थी। इसी तरह से स्त्री को लेकर के यानी शुरू से चाहे सेवा सदन हो, निर्मला हो या बहुत सी कहानियां हो। अब सवाल यह है कि भाई निर्मला जैसा उपन्यास उन्होंने लिखा जो उपन्यास जो है जब चांद पत्रिका में जब वो सीरियलाइज हो रहा था, धारावाहिक रूप से छप रहा था, तो उस पत्रिका की हजारों हजार की बिक्री बढ़ गई। यानी कि उस जमाने में अगर कोई पत्रिका 10-15 हजार की संख्या में छपने लगे और उसकी बिक्री होने लगे और लोग उसके अंकों का इंतजार करने लगे और बाद में वो उपन्यास छपा। निर्मला एक बेमेल विवाह की कहानी तो है ही है कि जो स्त्रियों के साथ त्रासदी थी कि उसको जो है किसी भी तरह से किसी के साथ भी उसका विवाह कर दिया जाए, वो बेमेल हो या कुछ भी हो, तो निर्मला बेमेल विवाह की त्रासदी की शिकार तो होती है। लेकिन निर्मला की चाहत, प्रेमचंद की निगाह निर्मला की व्यक्तित्व पर भी थी, उसकी चाहत पर भी थी। कई बार लोग कहते हैं कि प्रेमचंद के लेखन में कहीं भी है जिसे कहा जाए कि स्त्री की चाहत को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, उसमें स्त्री की चाहत भी है। यानी कि उसके पति का, पहली पत्नी का जो बेटा है वो निर्मला की ही समवयस्क है। तो एक समवयस्क बेटे के साथ निर्वाह करना और उसके साथ है जिसे कहा जाए कि नैसर्गिक आकर्षण, और उस आकर्षण में जो है एक जिसे कहा जाए बहुत नाजुक विषय था। प्रेमचंद ने इस नाजुक विषय का निर्माण किया कि वो जो है एक शारीरिक आकर्षण न हो करके भी एक आकर्षण, वय का आकर्षण, उम्र का आकर्षण और निर्मला की चाहत। और उस समय यानी आज के 100 वर्ष पहले प्रेमचंद ये दिखा सके थे, ये कह सके थे कि निर्मला ने कहा कि मैं उसके साथ जब वो मेरे निकट होता था तो मुझे अच्छा लगता था, वह अगर कुछ मुझसे चाहता मैं वह भी कर सकती थी। ये प्रेमचंद निर्मला लगभग इसी तरह के कुछ वास्तव में कहला सके थे। तो अब सवाल यह है कि समाज की जो गति थी, जो बेमेल विवाह आदि आदि जो चीजें थी, उसके साथ साथ जो एक व्यक्तित्व का हनन होता था स्त्री का, वह भी उस उपन्यास का विषय 100 वर्ष हुआ। उनकी कई कई कहानियां हैं, जाहिर है यहाँ समय ज्यादा नहीं है, मैं उस पर लंबी बात नहीं करूंगा। लेकिन आज यानी कि जब हम उन कहानियों या उन उपन्यासों के कितने लंबे 100 वर्षों के बाद आज जब हम बात कर रहे हैं और आज जब ये विमर्शों का समय है, इन विमर्शों के समय में हमारे सामने दलित विमर्श है, हमारे सामने स्त्री विमर्श है। अब हमने देखा कि 125वीं मनाई जा रही थी 2005 में, क्या हुआ, रंगभूमि को
कुछ दलित बौद्धिकों लेखकों द्वारा उसे जलाया गया। और कुछ लोगों ने और आगे बढ़कर उत्साह के साथ ये भी कहा कि अभी तो रंगभूमि को जलाया गया है, और अगर प्रेमचंद जीवित होते तो हम उन्हें भी जलाते। कुछ उसी समय, कुछ समय के बाद डॉक्टर धर्मवीर ने सामंत का मुंशी नाम से एक किताब लिखी, जिसे कहा जाए मनगढ़ंत तरीके से प्रेमचंद की रचना और प्रेमचंद के बारे में अपनी बातें कही। उसे एक बार उन्हीं धर्मवीर ने प्रेमचंद की दिली आंखें कही। देखिए 100 वर्षों के बाद या आज विमर्शों के इस समय में प्रेमचंद की पड़ताल की जानी चाहिए, प्रेमचंद की आलोचना भी की जानी चाहिए, लेकिन उनके मंतव्य, यानी सवाल यह है कि उनके मंतव्य को अगर जो है उसका कुपात अगर किया जाएगा, अगर कफन कहानी जिस इरादे से लिखी गई है उन इरादों को, जो कि इरादे कहीं छिपे इरादे नहीं है, उस कहानी में ही शामिल है, उसको अगर जो है हम भुला करके, उसको कहीं किनारे करके कफन कहानी का अगर हम कुपात करेंगे तो हम प्रेमचंद के साथ न्याय नहीं करेंगे। तो आज जब हम प्रेमचंद के बारे में, और जो हमारा आज का विषय है कि विविधि आयाम, ये सारे जो विविधि आयाम हैं ये एक संपूर्णता भी प्रदान करते हैं प्रेमचंद को। तो प्रेमचंद की आज के समय में विशेषकर, जबकि दलित भी निशाने पर है, स्त्री भी निशाने पर है, अल्पसंख्यक भी निशाने पर, यानी कि हम 2025 से बात कर रहे हैं, अगर हम 1924 को याद करें तो जो हिंदू मुस्लिम भेद था, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक जुड़ाव था, जो एक सांप्रदायिक भावना थी, उस दौरान प्रेमचंद ने कम से कम 50 लेख लिखे होंगे, छोटी टिप्पणियां और लेख। और उसी दौरान प्रेमचंद ने करबला नाटक लिखा। उस करबला नाटक से मतलब हिंदू भी नाराज हुए, मुसलमान भी नाराज हुए। हिंदू इसलिए नाराज हुए कि आपने करबला में हिंदू को दिखा दिया, आप कैसे दिखा सकते थे, ये अनैतिहासिक है, जबकि वो ऐतिहासिक था, प्रेमचंद ने उसे सिद्ध किया। मुस्लिम इसलिए नाराज हुए कि आपको क्या हक है, हमारे करबला के बारे में लिखने का आपको क्या हक है। प्रेमचंद जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने दोस्त त्यागनारायण निगम को लिखा कि मेरा इरादा ये नहीं था, लेकिन अगर ये दोनों कौमों के लोग नाराज हैं तो ठीक है, आने वाले दिनों में मैं सोचूंगा कि मैं, यानी कि वो उसी दौरान रंगीला रसूल नाम की किताब लिखी गई, उसके खिलाफ उन्होंने लिखा। और आचार्य चतुर्सेन ने इस्लाम का विश्व वृक्ष नाम की किताब लिखी। प्रेमचंद बहुत नाराज हुए, उन्होंने टिप्पणी लिखी हंस में और पत्र लिखा अपने मित्र को कि भैया इस तरह के लेख से जो है आप समाज का बहुत नुकसान कर रहे हैं, आपको ऐसे लेख नहीं लिखने चाहिए। और उसकी बहुत निंदा की। उन्होंने कहा कि इस किताब को वापस लेना चाहिए। तो प्रेमचंद स्वयं लिख भी रहे थे, और जो इस तरह की जो चीजें लिखी जा रही थी उसके प्रति अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रहे थे। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर उन लेखों को प्रेमचंद का नाम हटा करके आज के किसी हम में से किसी के एक नाम से छाप दिया जाए तो जाएगा वो अर्बन नक्सल करार दे करके तो उसकी जगह जहां होगी हम सब जानते हैं। तो प्रेमचंद भी अगर आज जीवित होते तो वो भी अर्बन नक्सल करार दे दिए जाते। तो प्रेमचंद अपने समय से आगे के लेखक थे। आप बताएं, सोचें कि क्या प्रेमचंद के समय में जब लिखा था उन्होंने मनुस्मृति को प्रश्नांकित किया, उन्होंने अपनी कहानी में भी, अपने उपन्यास में भी बेटों वाली विधवा उन्होंने कहानी लिखी। यानी प्रेमचंद को याद करते हुए अक्सर एक कहानी का जिक्र किया जाता है, बड़े घर की बेटी। और बड़े घर की बेटी की लाठी से प्रेमचंद की पिटाई की जाती है और उसके फ्रेम में जड़ दिया जाता है कि प्रेमचंद ने जो है एक स्त्री को एक त्याग बलिदान की मूर्ति बना करके परिवार की वेदी पर शहीद होने की कहानी लिख दी। लेकिन उन्हीं प्रेमचंद ने 1932 में बेटों वाली विधवा कहानी लिखी, जिस कहानी में मनुस्मृति को प्रश्नांकित करते हुए, यानी माँ अपने बेटे से कहती है, यानी पति का निधन होने के बाद माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा कहता है कि नियम तो यह है कि जो है परिवार के मुखिया के मरने के बाद स्त्री का उसमें कोई भागीदारी नहीं होती, स्त्री की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, उसका सिर्फ खाना कपड़ा इसका ये होता है। माँ कहती है नियम किसने बनाया? बेटा कहता है ये नियम मनु महाराज ने बनाया।
मां कहती आग लगे ऐसे कानून में। प्रेमचंद ये कहला सके थे 100 वर्ष पूर्व मनुष्यमत के लिए आग लगे ऐसे कानून में। गबन कहानी में भी एक ऐसा ही प्रसंग आता है। तो सवाल ये है कि अक्सर बात ये की जाती है कि गांधी का समय था और अंबेडकर का समय था, वो पूना पैक्ट हुआ। प्रेमचंद के क्या विचार थे उस समय? प्रेमचंद के विचारों को हम कहां से समझेंगे? सवाल यह है कि प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका थी, स्वाधीनता आंदोलन के नायक थे। प्रेमचंद जो है गांधी की उस भूमिका में गांधी के साथ थे, लेकिन गांधी की जो अंधविश्वास भरी अतार्किक टिप्पणियां थी, चाहे बिहार के भूकंप के बारे में हो, चाहे दूसरी चीजों के बारे में हो, उसको वो प्रश्नांकित भी करते थे। तो प्रेमचंद को यानी 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तालाब से पानी का जो आंदोलन किया था और वहां जो मनुस्मृति चलाई गई थी, यानी 1927 से मनुस्मृति चलाई गई थी, उसी वर्ष प्रेमचंद ने कहानी मंदिर लिखी। और उस मंदिर कहानी में एक दलित पात्र से, दलित स्त्री से कहलाया गया कि उसको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने नहीं दिया जाता, तो उसको वो कहती है रखे रहो देवता अपने पास में, अब नहीं आऊंगी। और इस तरह की बातें, यानी कि भगवान का, धर्म का, इसका तिरस्कार करके वहां से वापस आती है। तो ऐसे दलित पात्रों की सृजना, ऐसे प्रतिरोधी पात्रों की गोदान के अंदर ही जो सिरिया और माता दी प्रसंग है, उसमें भी यानी गांव के जो दलित थे वो सारे इकट्ठा होकर के माता दी ब्राह्मण यानी कि जो कि सिरिया से कथित रूप से प्रेम करता है और उसको पकड़ते हैं और उसके मुंह में हड्डी डाल देते हैं। हड्डी इसलिए डालते हैं, कहते हैं कि भाई तुम हमारी बेटी को बावन नहीं बना सकते, लेकिन हम तुम्हें दलित बना सकते हैं। तो एक सवाल, इतना प्रतिरोध प्रेमचंद दिखा सके, एक नहीं दो नहीं जाने कितनी कहानियां। और तो अब आज अगर प्रेमचंद को दलित विरोधी कहा जाए, या हमारे जो कुछ स्त्री विमर्शकार हैं, मैं ये कहता हूं कि भाई स्त्री विमर्शकारों को या दलित विमर्शकारों को प्रेमचंद पर सवाल जरूर उठाने चाहिए, लेकिन प्रेमचंद के मंतव्यों को, प्रेमचंद के इरादों को खारिज करके भी 1936 में प्रेमचंद नहीं रहे, वो एक समय की सीमा हो सकती है। तो उन समय की सीमाओं को ध्यान में रख करके प्रेमचंद पर बात की जानी चाहिए। तो आज के प्रसंग में जब इतने समय के बाद हम प्रेमचंद को याद करते हैं, तो प्रेमचंद को हम कालजयी लेखक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि प्रेमचंद के समय में जो समस्याएं थी, चाहे वो एक जात की समस्या हो, संप्रदाय की समस्या हो या स्त्री प्रश्न हो, वे आज हल नहीं किए जा सके। ये दुर्भाग्य की बात है। बेहतर होता कि वो समस्याएं हल हो गई होती और प्रेमचंद अप्रासंगिक हो जाते, लेकिन वो समस्याएं बहुत ज्वलंत रूप में और बदले हुए रूप में हमारे सामने आए। यानी कि सपना तो नहीं देखा था प्रेमचंद ने लेख लिखा था क्या हम राष्ट्रवादी हैं शीर्षक से लेख लिखा था। उस लेख में लिखा था कि हमें वर्णाश्रम व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना है। लेकिन स्थिति क्या है? वर्णाश्रम की वापसी हो रही है, मनुस्मृति की वापसी हो रही है, धर्म ग्रंथों को जो है पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है। यानी जो चीजें जो है हमारे जो आजादी के आंदोलन के नेताओं ने जिस भारत की संकल्पना की थी, जिस समाज की संकल्पना की थी, उस सारी संकल्पनाओं को ओझल करके एक पीछे की यात्रा की जा रही है। जब ये पीछे की यात्रा की जा रही है, तो प्रेमचंद दिनों दिन हमारे लिए प्रासंगिक और जरूरी है। मैं समझता हूं कि प्रेमचंद ने वर्ण और वर्ग से, लेकिन लेखक समाज के लिए उन्होंने एक रास्ता प्रशस्त किया था। वो रास्ता था वर्ण और वर्ग से मुक्त होने का। वो रास्ता था वर्ण से वर्ग तक की यात्रा का। आज जरूरत इस बात की है कि प्रेमचंद की परंपरा को हम यहां से समझें कि उनका जो वर्ण से वर्ग तक की यात्रा का था, यानी प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता और संस्कृति जैसा लेख लिखा, महाजनी सभ्यता जैसा लेख लिखा। तो प्रेमचंद को हम कहां से समझेंगे? प्रेमचंद को हम महाजनी सभ्यता से समझेंगे, प्रेमचंद को हम सांप्रदायिकता संस्कृत से समझेंगे। कदम यहाँ पर है, आइए जन्म से मनाइए, उनको माला फूल समर्पित कीजिए, अर्पित उनके विचारों की बात कीजिए। आवश्यकता इस बात की है कि अम्बेडकर को आज के परिप्रेक्ष्य में
उसका उनका पुनः पाठ किया जाए, उनको समझा जाए, प्रेमचंद को उनको समझा जाए और उनको पुनः पाठ किया जाए। तो आज जब प्रेमचंद की मूर्त बनाने की, प्रेमचंद को माला फूल बनाने की तो एक गति जारी है, और यहाँ तक कि यानी कि अब मैं बहुत सी बातों को नहीं कहूंगा, तो एक ऐसे दौर में जबकि प्रेमचंद का पाठ किया जा रहा है, प्रेमचंद का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस समय प्रेमचंद को सही संदर्भों में विश्लेषित करने की, सही संदर्भों में व्याख्यायित करने की एक बड़ी आवश्यकता है। और मैं फिर कहता हूं कि प्रेमचंद को समझना है तो प्रेमचंद का लेख सांप्रदायिकता और संस्कृति, महाजनी सभ्यता, और 1936 में लखनऊ के मंच से जो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के रूप में भाषण किया था, वो भाषण और एक तो उनका लेख है क्या हम राष्ट्रवादी हैं, जिस लेख में उन्होंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना है। तो इन सारे लेखों के माध्यम से और उनका जो कथात्मक लेखन है, हमको सदगत का भी पुनः पाठ करना चाहिए। हमें ठाकुर का कुआं कहानी का पुनः पाठ करना चाहिए। और मैं समझता हूँ गांव-गांव, कस्बों इन कहानियों का पाठ किया जाना चाहिए, तो हम प्रेमचंद को समझ सकते हैं। प्रेमचंद का पाठ बड़े घर की बेटी के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। प्रेमचंद का पाठ अगर समझना ही है स्त्री प्रसंग में, तो बेटों वाली विधवा सही की कहानी समझा सकता है। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ प्रेमचंद को का स्मरण करता हूँ और उनकी परंपरा का निर्माण आज के जो हमारा लेखक समाज है, आज का जो बौद्धिक समाज है, बेहतर ढंग से करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।